बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और सोचकर देखिए कि क्या ईरान और इजराइल के चाहे बगैर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान मान लीजिए रजामंद हो भी जाएं तो शांति समझौता मुमकिन है क्या? अगर यह समझौता मान लीजिए किसी तरह का कोई समझौता वजूद में आ भी गया तो वो टिकाऊ होगा क्या? जब तक ईरान और इजराइल के बीच में बातें बन नहीं जाती, जब तक इन दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह का शांति समझौता हो सकता है क्या? और अगर होगा तो वो कितना टिकाऊ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि शांति समझौते की दिशा में हम आगे बढ़ गए। जेडी वांस ने हम एक बार फिर कहा है कि हम बहुत करीब हैं, बस अब नुआंसेस पे काम हो रहा है, कॉमा फुल स्टॉप पर काम हो रहा है, केवल वर्डिंग्स पर काम हो रहा है और हम बहुत करीब हैं। ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं कि आप बहुत करीब हैं, लेकिन क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक आप जाना चाह रहे हैं अगर ईरान और इजराइल के बीच में चीजें सॉर्टेड नहीं हुई तो? यही है आज की थीम, इस पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। आज के कुछ एक घटनाक्रम आपको बता देता हूं जिनके साथ जब आप इस थीम को देखेंगे तो पर्सपेक्टिव मिलेगा। जरा देखिए अहम खबर, यह खबर यमन में अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने की खबर है। मारिब प्रांत के आसमान में यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन नष्ट हुए। ईरान का अमेरिकी ड्रोन को नष्ट करने का दावा। ईरान इस दौरान लगातार अमेरिका के ड्रोन नष्ट करता जा रहा है, उसमें वो रीपर ड्रोन भी शामिल है जो बहुत ज्यादा टाउटेड, बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट है। वो MQ-9 रीपर, RQ-4, इस तरह के ड्रोन जिनको दुनिया में उनके नामों की वजह से जाना जाता है। और ये ड्रोन भी देखिए यहां किस तरीके से धराशायी किया गया है। IRGC ये कह रहा है कि हम इस समय ईरान के अमेरिका के ड्रोन्स को एट विल मार रहे हैं। और यहां फिर से एक बार तस्वीरें जारी की, RGC की फायरिंग की खबर है। स्ट्रेट लगातार सुलग रहा है। बंदर अब्बास के पास गोलियों की आवाज सुनी गई। होर्मुज में ईरानी नेवी की चेतावनी, फायरिंग देखने को मिली। ईरान की नेवी की तरफ से ये वार्निंग शॉट्स थे जो फायर किए गए, कुछ जहाजों को रोकने की कोशिश की रिपोर्ट है। फायरिंग की खबरों की जांच जारी है। फायरिंग की गई तो किन जहाजों की तरफ की गई, किन को वार्न करने के लिए ऐसा किया गया था, किन मुल्क से ताल्लुक रखने वाले, किसका फ्लैग बेयर करने वाले ये वेसल्स थे। और जब इनको चेतावनी शॉट्स जारी किए गए तो उन्होंने क्या किया, क्या उस जगह से यू टर्न ले लिया या वो आगे बढ़े तो फर्दर क्या हुआ, ये रिपोर्ट्स आनी बाकी है। लेकिन आपको ये बता दें कि होर्मुज लगातार सुलग रहा है और लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए वैसा ही हो सकता है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सराजेवो और सेकंड के समय पोलैंड था, जहां से चिंगारियां उठी और आगे बढ़ी और पूरी दुनिया को जलाकर गईं। इस बार क्या होर्मुज वही होगा? अभी तक तो यही लग रहा है जिस तरीके से वो सुलगता जा रहा है। और अगली खबर देखिए, दक्षिणी ईरान से कई घातक मिसाइलों से हमला किया गया। दुश्मन के जंगी जहाजों पर दागी गई मिसाइलें। बंदर अब्बास के पास फायरिंग की आवाज आई। होर्मुज के पास समुद्र में भीषण सैन्य झड़प की खबर है। ईरान का दावा है हार से बौखला गया है अमेरिका सैन्य तरीके से लड़ी जाने वाली लड़ाई में हमसे हार गया है, लिहाजा वो अब अलग अलग जगहों पर हमला कर रहा है। और सिर्फ हमला सैन्य तरीके से नहीं हो रहा है बल्कि सामाजिक उकसावे के तौर पर, फूट डालने के तौर पर भी उसकी कोशिशें जारी हैं। साइबर स्पेस में भी हमले किए जा रहे हैं। और बुशहर के पास अमेरिकी ड्रोन पर बड़ा एक्शन। देखिए अब बुशहर, आप जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर के संदर्भ में जिन जिन शहरों का चर्चा होती है उसमें बुशहर भी महत्वपूर्ण। ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। दक्षिणी ईरान से IRGC ने दागी कई घातक मिसाइलें। तनाव के बीच समुद्र में भीषण सैन्य झड़प हुई है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह खबर दुनिया के सामने रखी है और यह बताया है कि किस तरीके से यहां अमेरिकी ड्रोन पर हमला किया गया। यह बताया जा रहा है दक्षिणी ईरान से कई मिसाइलें चलाई गई हैं। बुशहर के पास यह हुआ है, अमेरिकी ड्रोन पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। दक्षिणी ईरान से IRGC ने कई घातक मिसाइलें दागी। तनाव के बीच समुद्र में भीषण सैन्य झड़प हो रही है। ईरान की तस्नीम न्यूज ने यह दावा किया है। आज की शाम हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हैं। नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। ये जो खबरें आपने यहाँ देखी हैं, अब जरा इनकी रोशनी में ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये दावे कि हम किसी समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। पहले तो ये
कि अमेरिका और ईरान के बीच में ही बातें नहीं बन रही हैं। मसलन यूरेनियम को लेकर बात नहीं बन रही है, होर्मुज को लेकर बात नहीं बन रही है। मान लीजिए कि किसी सूरत में इनके बीच में किसी एक पॉइंट पर किसी एक हद तक बातें बन भी जाएं और कोई समझौता अस्तित्व में आ भी जाए, तो क्या वो ईरान और इजराइल के चाहे बगैर, जब तक वो दोनों नहीं चाहते कि हाँ शांति होनी चाहिए, ईरान और इजराइल, क्या किसी भी तरह का समझौता मुमकिन है और क्या उस समझौते के बूते कोई टिकाऊ शांति मुमकिन है? जनरल कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी को पैनलिस्ट को भी। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। ईरान और इजराइल के बिना समझौता बहुत बहुत कठिन है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? जिस प्रकार से ज़बरदस्त लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि यूएसए जो है वो ईरान के साथ डील कर रहा है और ईरान के प्रॉक्सीज के साथ इजराइल डील कर रहा है। और जहाँ पे ईरान का सवाल है, ईरान खुद भी अब जानता है कि कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ शुरू हो गई हैं। इंटरनेट खुल गया है, लोगों को पता चल रहा है कि पूरे ईरान भर, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, महंगाई का कहाँ किस सीमा पर पहुंची है, किसकी परेशानियां हो रही है। तो अंदरूनी जो गतिविधियां हैं ईरान की, अब वो भी, अब विश्व में क्या हो रहा है वो भी ईरानियों को अब पता चलने लगा है। इस दौरान में जब अब बातचीत हो रही है, आप देख रहे हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप के टेबल के ऊपर डील पड़ा है, वो कह रहा है मैं देखूंगा, 2-3 दिन में देखूंगा कि क्या होगा। इसके लिए ये साफ दर्शाता है कि प्रेशर डाला जा रहा है ज़बरदस्त ईरान के ऊपर, और ईरान प्रेशर डाल रहा है ये कहीं ना कहीं लेबनान को लेकर के। और जिस तरीके से उम्मा को एक बार से फिर से उकसाया जा रहा है ईरान के द्वारा, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, टर्की है, सबको कहा जा रहा है कि हम सब जितने भी इस्लामिक देश हैं इकट्ठे हो जाएं और ये इस बात को माने कि हमने अमेरिका का जो अमेरिका हार रहा है उनका मानना है, और हार को अभी हमने यकीन करना है। ये अमेरिका को किसी प्रकार से भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के बातें आगे नहीं जाने देनी है। इसमें ओमान के ऊपर जिस प्रकार से प्रेशर अमेरिका डाल रहा है कि हम ओमान को भी उड़ा करके रख देंगे। कतर भी जो हमेशा मध्यस्थता करता था, कतर भी कह रहा है कि अब मध्यस्थता वक्त आ गया है, लड़ाई का वक्त नहीं है, कूटनीति का वक्त है। और कहीं ना कहीं जो डील है उसको अब सील किया जाए, ना कि इसको किल में बदलिया किया जाए। क्योंकि डील जिस प्रकार से लगातार डील हो रहा है, लेकिन डील कहीं ना कहीं अटक रही है क्योंकि यूरेनियम को लेकर के बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि ये सील किए जाने की जरूरत है, ये किल ना होने पाए, ये इंश्योर करना चाहिए क्योंकि इसी में दुनिया की भलाई है। सवाल ये है कि किसके चाहे ये होगा? क्या अमेरिका ये चाहेगा? अमेरिका लगातार इसमें एक तरीके से अगवा बना हुआ है, मतलब ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका फ्रंट फेस बना हुआ है, समझौता कराने वाला भी वो फ्रंट फेस बना हुआ है। लेकिन क्या अमेरिका के चाहे और ईरान के चाहे ये हो? जब मान लीजिए कुछ एक बातें ऐसी जो अमेरिका ने कही और ईरान मान लीजिए यूरेनियम के मामले में या होर्मुज के मामले में किसी हद तक कामयाबी मिले, कोई समझौता साइन हो जाए, तो क्या इसकी गारंटी नहीं कि अगले 3 महीनों में भी फिर से यह लड़ाई शुरू हो जाएगी? होर्मुज और यूरेनियम के बावजूद अगर ईरान की तरफ से इजराइल को थ्रेट लगती रहेगी, जो कि उनकी बातों से हमेशा लगता है, डेथ टू इजराइल वाली बात की जाती है, ज़ायनिस्ट कौम समाप्त करने के बाद ही शांति हो सकती है मुमकिन, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब जरा देखिए यहां बुशहर में क्या हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट पर ईरान का हमला, मिसाइल हमले में अमेरिका का फाइटर जेट तबाह हो गया, रिपोर्ट ये कह रही है। ईरान के स्टेट टीवी का ये बड़ा सैन्य दावा है। विमान गिरने के ईरानी दावे पर अमेरिका का इनकार, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आशीष एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए वहां क्या हुआ है, या वाकई ये डिनाइबिलिटी जो है वो चल जाएगी? देखिए ये डिनाइबिलिटी जब तक यूएस की तरफ से कंफर्म नहीं की जाती है, इस तरह के वीडियो फुटेज नो डाउट की एक प्रूव करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कब हुआ, ये वाला प्रश्न हमेशा से इस तरह के फुटेजेस में लगातार बना रहता है। देखिए इतने सारे लगभग 2 दर्जन MQ-9 रिपर्स और 4 स्ट्रीट रिटर्न उड़ा दिए हैं, लेकिन कौन सा वाला फुटेज किसका है, कौन सा मार्च का है, कौन सा मई का है, ये वाला फाइटर जेट कल वाला है या फिर 2 महीने पहले वाला, ये एक हमेशा से ही क्वेश्चन बना रहेगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि 20 या 30, आप यही नंबर ईरान ज्यादा अगर हम एज्यूम भी करें कि वो क्लेम कर रहा है ज्यादा मारा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो टॉप लेयर हैं, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है F-35,
MQ-9 रीपर, मैं कह रहा हूं 25 नहीं, अगर 5 भी मार के ईरान गिरा पा रहा है तो नो डाउट ये अमेरिका की MIC के लिए एक बड़ा मैसेज है और अमेरिकन मिलिट्री के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। इससे ये नहीं होता है कि ईरान जंग जीत जाएगा, मिलिट्री सुपीरियरिटी है, लेकिन उनकी तैयारी भी दिखाई देती है कि किस तरह से वो बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इन द कैटेगरी को, कम से कम 2-4 कैटेगरी को हमने देख लिया है, उस कैटेगरी के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स को ईरान ने मार के गिराए हैं। 20 होंगे या 30 होंगे, नंबर यही है। बहुत बड़े बड़े नाम, और ये बड़े नाम जाहिर है बेचे जाते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से पूरी दुनिया में, और यही शोकेसिंग होती है। ये जो लड़ाइयां हैं यही असल में एक तरीके से कैटलॉग है, शोकेसिंग है, उनका मैनुअल है कि ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, अमेरिका के मामले में ज्यादातर ये हो रहा है कि उसके बड़े नाम, मुझको लगता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यही दुआ करता होगा कि ये कहीं एक्सपोज ना होने पाए, क्योंकि ज्यादातर बड़े नामों के, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में तो ईरान खासतौर से ये साबित करने में लगा हुआ है कि नाम कितने बड़े हैं और दर्शन कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब जरा देखिए यहां अमेरिका वर्सेस ईरान 72 घंटों से चल क्या रहा है, और क्या ये, चलिए वहां तक तो बाद में जाएंगे कि क्या होगा बगैर ईरान के और इजराइल के, चाहे बात बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन अभी जरा ये देख लीजिए कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में वहां तक बात पहुंच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद नेतन्याहू से कहें कि देखो इतनी सारी बातें तो हो गई हैं, अब आप भी थोड़ा हाथ हल्का रखिए। क्या वहां तक बात पहुंची? अब जरा देखिए, ये अमेरिका बुशर में एडवांस ड्रोन्स उसने भेजे, एडवांस ड्रोन्स को समाप्त करने के बारे में IRGC ने दावा किया। ईरान बुशर के पास उसने यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन को मार गिराया। फाइटर जेट के संदर्भ में दावा किया गया। ये 29 मई 2026 से आप जरा ये देखते जाइए क्या क्या चल रहा है और 72 घंटों को खातिर में लाइए। होर्मुज पार करने की कोशिश, ईरान ने होर्मुज में ऑयल टैंकर पर मिसाइलें दागी। ये ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर है, ये केवल नाम के लिए सीज फायर है। ये सीज फायर एग्जिस्ट होता तो फिर एग्जिस्ट करता अगर, तो ये जो चीजें चल रही हैं क्यों होनी चाहिए? बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर हमला। अब इसको कह दिया जाता है कि तो हमने रक्षात्मक आक्रमण किया है। रक्षात्मक आक्रमण कह देने से क्या आक्रमण जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो आप एकदम समाप्त कर देंगे या डाइल्यूट कर देंगे? जाहिर ऐसा नहीं है। अब जरा देखिए, 13 सैन्य ठिकानों पर हमला, उधर फारस की खाड़ी और कुवैत में अमेरिकी बेस टारगेट किए गए। तो ये जो चल रहा था पहले फुल थ्रॉटल चल रहा था, अभी फुल थ्रॉटल नहीं चल रहा। जैसे F-35 दक्षिण ईरान में F-35 के घुसपैठ और इधर F-35 पर फायरिंग। लेकिन इसके बारे में जो ये तस्वीरें जारी की गई हैं आशीष की तरफ से ये कि अगर अमेरिका खुद डिनाई कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो जाहिर है फिर ये सवाल आ जाता है कि ये डेट कौन सी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना फुटेज है? हालांकि ईरान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन फिर भी होर्मुज में ईरानी सेना पर फायरिंग, उधर केश्म द्वीप के पास MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट किया गया। ये वो तब हो रहा है जब आप जानते हैं कि फिलहाल सीज फायर लागू आहे, ये वाली बात कही जा रही है। अब अचल मल्होत्रा साहब के पास में ये जानने के लिए कि अचल मल्होत्रा सर, हम लगातार ये बातें करते रहे हैं कि क्या वो ग्राउंड तैयार किया जा सका है अभी तक जो इतना कम से कम बेयर मिनिमम थ्रेशहोल्ड वाला हो, इतना कंड्यूसिव हो कि उसकी बुनियाद पर बातचीत एक दूसरे पर मिनिमम ट्रस्ट के साथ ही की जा सके? ये क्या वो माहौल देगा किसी भी तरीके के दस्तावेज को मूर्त रूप में आने के लिए? क्या ये माहौल है? नमस्कार दिनेश, नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। दिनेश देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि सीज फायर तो है, इसको हम फ्रेजाइल सीज फायर इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये कभी भी टूट सकता है। ये जिन भी हमलों की बात कर रहे हैं, डिफेंसिव अटैक कह लीजिए, रक्षात्मक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये थोड़ा सीज फायर के ऊपर थोड़ा सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से 60 दिन और सीज फायर को बढ़ाने की बातचीत चल रही है, और इस 60 दिन में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात चल रही है, जिसके चलते हुए फिर ये लोग जो मुद्दे हैं उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। आपने आज जो सवाल उठाया उस एक बड़ी अच्छी डायमेंशन आपने उठाई कि इजराइल को ये मंजूर होगा जो अमेरिका और ईरान के बीच में अगर कोई डील हो भी जाती है। इसको आप इस तरह से देखिए, अगर इतिहास पे जाएंगे तो लड़ाई एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट तो ईरान और इजराइल के बीच में ही है। अमेरिका इत्तेफाक से तो नहीं आया, लेकिन अमेरिका के आने के पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह इजराइल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल, वेल्दी लॉबी है अमेरिका के अंदर। ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है, जैसे उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी यूक्रेन, यूरोपियन पार्टनर्स, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक रशिया से डील कर लिया और उन्होंने ये सोचा कि ये बाकी सबको एक्सेप्टेबल होगी, तो वो हुआ नहीं। आपने देखा फिर बीच में अटक गई बात,
अब वो कहाँ है, किस स्टेज पे, हम कोई नहीं जानते। ऐसे ही कोई चीज बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर अमेरिका और ईरान मान जाते हैं तो उसकी फ्रेजिलिटी जो है बनी रहेगी, और कब वो टूट जाए उसका कहना बड़ा कोई आसान नहीं है। क्या बहुत मुश्किल है ये कहना कि वेदर ये पूरी इसकी जो चलेगी पूरी जिंदगी आगे आने वाले सालों में या नहीं चलेगी। बट ये मान के चलिए कि अमेरिका और ईरान में अगर कोई डील होती है तो इसमें आज की तारीख में ये मान के चलना चाहिए कि उस पर इसराइल की सहमति होगी और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा। तभी तो परमानेंट पीस की बात की जा रही है ना, नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो ईरान को भी अपने ये जो स्लोगन्स हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, इसको भी न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। राइट। और तभी तो नॉन एग्रेशन और पीस, परमानेंट पीस डील और क्या होगी फिर। तो ये हम मान के ये चल रहे हैं कि काम उसी दिशा में हो रहा है, काम उसी दिशा में है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं सर, लेकिन अड़चनें बहुत हैं, अड़चनें बहुत ज्यादा हैं। अड़चनें बहुत हैं, काम उसी दिशा में हो रहा है, परमानेंट पीस की तरफ ये एंडेवर्स हैं। और अमेरिका अगर कुछ करेगा तो वो निश्चित रूप से इजराइल की हामी भरने के बाद ही किसी चीज को अमेरिका भी हाँ कहेगा। क्या वाकई क्या लेटर एंड स्पिरिट में ऐसा ही होगा, या यहां पर कहीं कहीं डिविएशंस हो रहे हैं इसीलिए कोई समझौता हो नहीं पा रहा है, ये भी समझूंगा। लेकिन कुवैत हमले के बाद हाई अलर्ट पर है अमेरिकी नेवी। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्शन, यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भर रहे हैं लड़ाकू विमान। ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ी तैयारी चल रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। क्या पुनीत सर ये भी संभव है कि जब ये समझा जा रहा है कि अभी ये छिटपुट घटनाओं के, जिसको छिटपुट कह लिया जाए क्योंकि फुल थ्रॉटल तो देखा है दुनिया ने, तो छिटपुट लग रहा है ये बंदर अब्बास में और उधर कुवैत में, इधर जो कुछ हो रहा है, क्या ये माना जाए कि इस बीच क्या कोई वाकई बड़ा एक्शन अचानक सरप्राइज इजराइल और अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है? Thank you for having me on your show, Dinesh ji, and good day to all the panelists. देखिए सर, मेरे को थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। If I go back to the chronology and synopsis, अगर आप शुरू से देखें तो वॉर और जो रंजिश थी वो थी इजराइल और ईरान में। जैसा आपने पहले टू बिगिन विद योर प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, आई फुली एग्री विद दैट। नाउ बीच में आ गया यूएस पीछे नहीं हट सकता क्योंकि यूएस हैज एन ऑब्लिगेशन टू द जूज सोसाइटी टुवर्ड्स इजराइलीज, बिकॉज almost 90% और इन्वेस्टमेंट्स और जो बिग बिजनेस टाइकून है वो Jewish है यूएस में। So US is compelled to work with Israel. दूसरा पहलू अब क्या है कि अभी तक हम जो देख रहे थे, सुन रहे थे, पिछले आफ्टर 28 फरवरी जो स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ गया था आपका पीस टॉक्स के लिए, लेकिन आई थिंक इट इज एन आई वॉच, क्योंकि ना तो ईरान आपको हॉर्मुज का कंट्रोल देगा, दूसरा जो शेर पे मुंह में खून लगाने वाली बात होती है वही यूएस ने किया, इनको भड़का दिया आपकी इंटरनेट केबल्स के लिए, वहां पे भी वो अपना हक जमाएगा। तीसरा, तेल के लिए जो अपने ट्रंप साहब ने जो मिस एंडेवर किया था वो तो फ्यूटाइल निकला। चौथा, ईरान मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना परसेप्शन है, पूरी जो आपकी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, सबको ये समझाना चाहता है कि दैट ईरान हैज नाउ द सुप्रीमेसी एज फार एज द होल कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट्स इज कंसर्न। सो जो ये इंटरमिटेंट चीजें हो रही हैं ये तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हर एक को उसके लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसका हक नहीं दिया जाता। अब देखिए ना सर, ये खबर आई है, अभी खबर आपके सामने में पढ़ रहा हूं, नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश आया है। लोग कह रहे हैं वहां 100% कंट्रोल में ले लो, इजराइल के पीएम कह रहे हैं धीरे धीरे ये भी करेंगे। अब जहां ये बातें चल रही हैं, जहां ये सब कहा जा रहा है, बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूं उधर अमेरिका में क्या चल रहा है। अमेरिका में एक बड़ी फाइट डोनाल्ड ट्रंप कराने वाले हैं, जो एक जो WWE की फाइट्स आप देखते हैं उस किस्म की एक फाइट जो है डोनाल्ड ट्रंप कराना। और अभी खबर ये भी आ रही है कि $250 के नोट पर डोनाल्ड ट्रंप की छपने की तमन्ना है। वो चाहते हैं कि वो जीते जी डॉलर में छप जाएं। और स्कॉट बेंसेंट उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई जीवित व्यक्ति अभी तक डॉलर में नहीं छपता है, ये नियम है, इस नियम को बदलने वाले हैं हम लोग ताकि डोनाल्ड ट्रंप का यहां डॉलर में छपने का सपना पूरा हो सके। ये सब वहां चल रहा है।
अब यहां ये जो माहौल है इस समय इतना सीरियस, पूरा सोचिए आखिर आपको कोविड के बाद ये लग रहा होगा कि दुनिया फिर से पनपेगी, पटरी पर आएगी। जब इतना सीरियस मुद्दा चल रहा है कि दुनिया ये महसूस करने लगेगी, तो कोविड जैसा ये इकोनॉमिक ट्रबल इस समय लोगों के, ठीक है प्राणों का संकट उतना बड़ा नहीं, लेकिन भुखमरी का सामने इतना बड़ा खतरा है, उस समय यहां डॉलर में छपने की, WWE कराने की, और उधर ये कहा जाना कि अब तो 100% गाजा हम अपने कब्जे में लेंगे, धीरे धीरे ये काम भी हो जाएगा। ये क्या ये बताता है कि जल्दी कोई शांति समझौते की तरफ वाकई जा रहा है? क्या वो सीरियसनेस है? क्या वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है? जनरल कुलकर्णी। दिनेश जी, 70% की जब बात कर रहे हैं गाजा की, फ्रॉम 58% येलो लाइन के बाद अब जब 70% वो कह रहे हैं कि हम गाजा को लेंगे, और जबकि 2.2 मिलियन जो बाकी फलस्तीनी हैं वो सिर्फ एक छोटे से 30% इलाके में रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद हालत क्या खस्ता होगी। लेबनान देख लीजिएगा, 10% लेबनान से भी 14% लेबनान, अभी तक तो सिर्फ ब्लू लाइन से लेकर के लिटनी रिवर तक था, अब जरानी रिवर के अब नॉर्थ भेज रहे हैं, सदर्न बेरूत में जबरदस्त हमले हो रहे हैं, और 1.1 मिलियन लोग वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये क्या दर्शाता है? मुझे नहीं लगता है इजराइल जब तक अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस नहीं करता है तब तक ये हमले होते रहेंगे। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर जिस प्रकार से अमेरिका बार बार कह रहा है, और सारे देश सिवाय इजिप्ट और जॉर्डन के अब्राहम अकॉर्ड के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, ये दर्शाता है ये आने वाला समय बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। तो आने वाला समय अगर आप कह रहे हैं नाजुक है, मान लीजिए किसी तरह के कोई समझौते, वो कितना समझौता अपने आप में कितना फ्रेजाइल होगा, और क्या वो परमानेंट पीस की तरफ जाने वाला रास्ता यहां इन स्थितियों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अब जैसे ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं कि गाजा के 60% हिस्से में इजराइल का कंट्रोल है, गाजा में जल्द 70% तक इजरायली कंट्रोल हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह दावा है, हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने यह बात कही है, जरा सुनिए उनके मुंह से। और यहां डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को ट्रंप की विनाशक चेतावनी भी सामने आ गई। टेबल पर है सैन्य एक्शन का विकल्प, समझौता नहीं हुआ तो किसी भी वक्त हमला कर दिया जाएगा, ट्रंप ने यह कहा है। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में ट्रंप का यह दावा है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि समझौता सामने पड़ा हुआ है लेकिन सैन्य विकल्प है। यह ईरान के लिए ट्रंप की विनाशक चेतावनी पर है। टेबल पर सैन्य एक्शन का विकल्प भी है, हमारे समझौता भी है और सैन्य एक्शन का विकल्प भी। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर हम ऑप्ट करेंगे सैन्य एक्शन के लिए। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, जहां ईरान के पास अब डील करने का आखिरी मौका है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को सरेंडर की चेतावनी भी आ गई। ईरान सम्मान से छोड़ दे अपना परमाणु कार्यक्रम, हेक्सेट ने कहा है। पीट हेक्सेट, डील नहीं की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान, डील नहीं की तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे, हेक्सेट ने कहा है। हेक्सेट ने क्या कहा है सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उधर हेक्सेट भी यही बात कह रहे हैं, और जेडी वांस फिर क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आशीष, मैं ये जानना चाहता हूं कि पीट हेक्सेट ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टेबल पे हमारे सैन्य विकल्प भी है, और जेडी वांस कह रहे हैं हम समझौते के बहुत करीब है। ये क्या हर दिन अलग अलग लोगों को ये स्क्रिप्ट दी जाती है क्या, ये रायता और कंफ्यूजन फैलाने के लिए, या ये स्ट्रैटेजी है? ये स्ट्रैटेजी है, दिस मेथड टू दिस मैडनेस। और डोनाल्ड ट्रंप के और उनके जो कैबिनेट है उससे आप ये पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। बीच बीच में ईरान भी उन्हीं की स्ट्रैटेजी उन पे मार देता है ना। अभी 48-72 घंटे पहले उन्होंने चालू किया था ना कि हाँ हम बहुत अभी डील के नज़दीक पहुंचने वाला है, फिर अमेरिका को कहना पड़ा कि नहीं है वो झूठ कह रहे हैं। बेसिकली ईरान ने उनकी पोल खोल दी कि वो बार बार कह रहे हैं ना कि या हम डील के नज़दीक है, बस कॉमा और फुल स्टॉप वाले नुआंसेस बाकी हैं। तो खुद ही अमेरिका से कहलवा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ईरानियंस गलत कह रहे हैं। लेकिन देखिए ये आपको लोकल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड को कन्वे करने के लिए कि वी आर नॉट द बैड बॉयज। हमारे एक्शन भले ही पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ दिखा रहे हैं, और इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले मुद्दे बहुत ही नंबर्स वाइज बहुत बड़े हो सकते हैं इस तरह के क्राइसिस से, एग्जैक्टली वो पूरे वर्ल्ड को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी और करने का फर्क तो हम 28 फरवरी के बाद से लगातार देख रहे हैं। ये केवल ये कहने वाली बातें हैं, एक्शन में दूर दूर तक इसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कभी ट्रंप कहेंगे, कभी हेक्सेट कहेंगे, कभी रूबियो कहेंगे। तो यही बात समझ में आती है असल में, ईरान पर सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है और शांति समझौता अभी तक विफल ही रहा है। ये कोशिश जो है विफल ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील बड़े स्तर पर तय हो चुकी है, अगर डील नहीं हुई तो फिर युद्ध शुरू कर सकते हैं। जेडी वांस ने कहा डील अभी फाइनल नहीं लेकिन हम बहुत करीब हैं। पीट हेक्सेट क्या कह रहे हैं, डील अगर नहीं हुई तो हमारे सैनिक हमले के लिए तैयार हैं।
ये बताता है कि ये जो घोर मट्ठा कहा जाता है गांव में, ये इसीलिए चल रहा है ताकि इसको एक बड़े बवंडर में चीजों को फंसाए रखा जाए। और फिर इसीलिए हम कहते हैं कि बॉटम लाइन ये समझ में आती है कि ये वीकेंड आते आते कहते हैं कि नहीं, बात बनने वाली है, वहां प्रॉफिट बुकिंग होती है और ट्यूसडे आते आते फिर लगने लगता है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा। डील फेल होते ही हमला कर सकता है इजराइल, लक्ष्य हासिल करने तक इजरायली ऑपरेशन। अब लक्ष्य क्या है? क्या ईरान का पूरी तरह से खात्मा है? इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत न्यूमैन की चेतावनी है, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना टारगेट है ईरान इंटरनेशनल पर इजरायली राजदूत की ये वार्निंग है। यहां ये बहुत अब जाहिर है, इजराइल से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, अगर वो बात कह रहा है तो वो बात कह रहा है जो बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, डील फेल होने पर हमला कर सकता है, लक्ष्य हासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत न्यूमैन की चेतावनी है, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना टारगेट है ईरान इंटरनेशनल पर इजरायली राजदूत की वार्निंग। अब सवाल यह है अचल मल्होत्रा सर कि ये जायनिस्ट के खिलाफ जो विश्व वमन होता है ईरान की धरती से, या डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका कहा जाता है, ये उस अंदेशे में ये रस्सी को सांप समझे जाना हमेशा जारी रहेगा, या बहुत इमिनेंट थ्रेट है इसलिए ऐसा लगना जारी है, और इसलिए अगर इजराइल ऐसा सोचता है तो वो सब्सटेंटिव है और इसीलिए ये समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि यूरेनियम या तो पूरा अपनी तरफ से कब्जे लो, इनसे दस्तखत कराओ, कभी नहीं होगा, और ईरान कहता रहेगा हम संप्रभु देश। देखिए, इजराइल की जो नैरेटिव है वो नैरेटिव तो यही है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो ईरान डेफिनेटली उसका इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये नैरेटिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है, यही नैरेटिव इजराइल का भी है। सच कितना है इसमें हम सब जानते हैं। ईरान का ये मानना है कि उनके आयतोल्ला खमैनी न्यूक्लियर वेपन को हराम मानते हैं, हमारे धर्म में ही नहीं है। IAEA ने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। हाँ, एनरिचमेंट उसकी काफी हाई हो चुकी है, ज्यादा दूर नहीं है बॉम्ब बनाने से। पर सवाल ये है कि बॉम्ब तो इजराइल के पास भी है ना भैया। अगर ईरान फोड़ेगा तो फिर इजराइल भी तो फोड़ेगा, तो एक तरफा थ्रेट कैसे होगी एग्जिस्टेंशियल? दोनों को थ्रेट है ना बराबर। एक तो रियल है कि जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, दूसरे के पास कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बना रहा है। तो कौन ज्यादा, किसको किससे ज्यादा लड़ना चाहिए या किसको किससे ज्यादा खतरा? तो आज जो पूर्ण शांति, जो पूरे एक पीस, लॉन्ग टर्म पीस डील की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिनेश उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और रियलिस्ट मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में उनमें से कुछ चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ईरान अगर अपना हाथ, अचल सर, अब ये इजराइल इस कदर, एक मिनट, नहीं, एक मुझे बात खत्म कर दीजिए। ईरान अगर अपना पैलेस्टीनियन कॉज से हाथ खींच लेता है और हमास, हिजबुल्ला, हुथीस को इजराइल के खिलाफ लड़ने से खत्म करता है, इजराइल कोई कमिटमेंट करता है कि हाँ पैलेस्टीनियंस का राइट टू जो उनका अपना लैंड, होमलैंड है, उसमें भी वो टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करेगा, उस दिशा में काम करेगा। और न्यूक्लियर डील हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि 2015 में न्यूक्लियर डील हो गई थी, इस साल हो गई थी जब ओमान में बातचीत चल रही थी। इसको अभी हवा बना के रखा हुआ है कि डील नहीं हो सकती, डील नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, प्रिटेक्स्ट है। तो न्यूक्लियर डील हो सकती है, हॉर्मुज़ भी शायद अपने आप से बाद में निपट जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया फिर इस चीज के खिलाफ रहेगी कि हॉर्मुज़ तो खुलवाने में फिर एक साथ सारी पूरी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि ये सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लार्जर इशू क्या है कि ईरान पैलेस्टीनियन कॉज से पीछे हटे और इजराइल पैलेस्टीनियन राइट टू होमलैंड उसको एक्सेप्ट करे। राइट, होगा या नहीं होगा ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, या फिर हम इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन बात, एक और लास्ट बात बोलूंगा, 3 बार हमला करके देख लिया इन्होंने, बड़ा बड़ा हमला करके देख लिया, बंकर बस्टर बॉम्ब फेंक के देख लिया। अब इसके बाद कितना बड़ा हमला करेंगे? आर दे सजेस्टिंग कि न्यूक्लियर का यूज इस्तेमाल करेंगे या ग्राउंड लाएंगे? दोनों ही बड़े डिफिकल्ट। मैं ये चाहता हूं सर, आपने जो बात कही है ना, इसको जरा इसको ब्रेकिंग के तौर पर बनाइए। अचल मल्होत्रा ये जो कह रहे हैं कि पैलेस्टीन वाले कॉज को ये जिस तरीके से ईरान सामने रख रहा है और प्रॉक्सीज के जरिए भी ये काम करवाना चाह रहा है,
ये अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो इजराइल भी वही करेगा जो करता आ रहा है। और इजराइल को भी ये देखना पड़ेगा कि पैलेस्टीन वाले जो कंसर्न्स हैं वो कितना किस हद तक ऐसा एड्रेस कर सकता है कि बाकी दुनिया जो उसको लेकर कंसर्न्ड है उनके कंसर्न्स को शांत कर सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक लक्षणों का इलाज होगा, बीमारी का इलाज नहीं होगा, रूट कॉज एड्रेस नहीं होगा, तो फिर से ये सब चलता रहेगा जो अभी चल रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ की हत्या करना चाहता है इजराइल, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। नेगोशिएटर की हत्या कर फिर से युद्ध शुरू करने का प्लान, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। कैपिटल एंड एम्पायर रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा। अब सवाल यह है कि कहा जाता है डोंट शूट द मैसेंजर। यहां अगर आप इंटरलॉक्यूटर को गोली मार दोगे तो क्या उससे वो समस्या समाप्त हो जाएगी? अगर इजराइल में ऐसा सोचा जा रहा है तो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात है। पुनीत जी, इससे क्या हल होगा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हल नहीं होगा। दूसरा, मैं बीच में आप आ गए थे तो एक रिक्वेस्ट है, मैं बताना चाह रहा था कि जो मैंने पहले बताया था उसके बाद ये कहना चाह रहा था कि आज की डेट में जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, वो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड ने देख लिया दैट अमेरिका हैज नो क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जो बोलते हैं कहते हैं उसमें बहुत अंतर है, वेयर एज जो ईरान बोलता है उसमें डेफिनेटली दे डू इट। ना कमिंग टू इजराइल, इजराइल का देखिए शुरू से ही एक मुद्दा था कि दे विल हैव टू डू समथिंग टू टैकल अमेरिका ईरान एज फार एज द न्यूक्लियर आर्मामेंट इज कंसर्न। तो मेरे को जहां तक लगता है इजराइल रुकने वालों में से नहीं है, और अमेरिका कहां तक ये उनको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, दिस इज समथिंग $1 million क्वेश्चन व्हिच आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस कैन आंसर राइट नाउ। लेकिन सर, कालीबाफ की हत्या किए जाने के संदर्भ में आपको ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, फैलाया गया है, या वाकई इजराइल इस बारे में सोच सकता है? ये सवाल लेकर फिर से आपके पास आऊंगा और यहां थोड़े छोटे जवाब रखेंगे ताकि जल्दी से वो न्यूज एलिमेंट्स में भी आपको बता सकूं जो आगे हैं। बिना ईरान और इजराइल के शांति समझौता, ऐसा लगता है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये असंभव ही लग रहा है। यहां क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, ईरान कह रहा है अब यूरेनियम की जिद उसने पकड़ ली है। अचल मल्होत्रा कह रहे हैं कि इससे पहले तो लग रहा था बात बन जाएगी, और वो यूरेनियम के लिए वो तो 2015 में अगर हो सकता था, और अभी जब लड़ाई छिड़ी उसके पहले भी बात बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि जनेवा में सिरे तक पहुंच जाएगी। इधर इजराइल ये कह रहा है कि हमको यूरेनियम चाहिए नहीं है, वहां से पूरा ये एनरिच्ड यूरेनियम हटाना पड़ेगा, और अगर ये यूरेनियम से बॉम्ब नहीं बना रहे थे तो एनरिच क्यों कर रहे थे? इसलिए हमारा एप्रीहेंशन बिल्कुल जायज है। यहां कहा जा रहा है ईरान की तरफ से ज़ायनी शासन एकदम खत्म कर दिया जाए। इजराइल कह रहा है सैन्य ऑपरेशन जरूरी हो गया है, ये हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। हॉर्मुज पर कंट्रोल जरूरी है, ईरान कह रहा है ये हमारे लिए वो काम करेगा जो दूसरे देशों के लिए, उनके पास एटम बॉम्ब होता है तो जो ताकत आती है, हमको हॉर्मुज से वो ताकत मिलती है। यहां कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि आप हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं, इसलिए टैकल करना आपको बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं हो जाएगा, और इसीलिए आप न्यूमैन को, जो ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं इजराइल के, उनको ये कहते हुए देख रहे थे कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक ये समाप्त करने का, ऑपरेशन को समाप्त करने का, युद्ध को समाप्त करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में, ऐसी रोशनी में आप ये बता दीजिए जनरल कुलकर्णी, ये तमाशा ही चलता रहेगा या आर या पार इसमें कुछ होगा? या तो बात बने या फिर ये फुल थ्रॉटल शुरू हुई, जो बीच में ना कहते हैं हमारे यहाँ ना मर रहा है ना मोटा रहा है, वो वाली हालत बनी रहेगी क्या? देखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने कब्जे में किया है, चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे वेस्ट बैंक में हो, चाहे लेबनान में हो, या फिर गोलान हाइट्स पे हो। तो आप समझ सकते हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इजराइल ने ऑलरेडी उसके कब्जे में है। दूसरी बड़ी बात जो आप शुरू में कह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोलैंड में 5000 यूएस सैनिक उतर रहे हैं, 5000 यूएस सैनिक पोलैंड में उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या गड़बड़ होने वाली है यूक्रेन को देखते हुए। तीसरी बड़ी बात, मतलब यहां से नहीं छिड़ेगी, उधर से छिड़ेगी क्या सर वर्ल्ड वॉर? ओह माय गॉड, मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ यहां मत देखो, उधर क्या चल रहा है वो भी देखो, रशिया यूक्रेन के बीच में। और तीसरी बड़ी बात, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है, वो कहीं ना कहीं नीचे है, उसको पाना बहुत मुश्किल है। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा, नहीं तो अमेरिका ईरान को बर्बाद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। आशीष, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ईरान एनएससी के डेप्यूटी अली बाघेरी का बयान। क्षेत्रीय देशों का एक सुरक्षा ढांचा बने, सुरक्षा ढांचे में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल नहीं हो। अब्राहम अकॉर्ड शांति का मॉडल नहीं है, ग्रेटर इजराइल का एजेंडा ध्वस्त होना चाहिए। उनको यह लग रहा है यूरेनियम करके ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में हमला करके सब कर रहे हैं। आशीष,
बहुत क्विकली। देखिए आप ये पैटर्न देखिए, इजराइल बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, चाहे यूएस ईरान के सीज फायर चले, सूडो सीज फायर चले, 1.5 फ्रंट चले, 1.5 वेव चले, ये क्लियर दिख रहा है कि कवर फायर या कवर प्रोटेक्शन एक तरह से यूएस दे रहा है और इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। अब वो बफर जोन क्रिएट करके करे या फिर ग्रेटर इजराइल बना के करे, वो नहीं रुकने वाला है। याद रखिएगा अक्टूबर वाले अटैक के बाद में इजराइल को जो मौका मिला है फिलिस्तीन और गाजा में, और वही मौका अब हिजबुल्लाह के खिलाफ मिला है, ये मौका उन्हें पता है कि शायद अब दूसरी बार नहीं मिलेगा। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इनकैश कर लो। टोल सिस्टम लगाने की ईरानी कोशिशें बर्दाश्त नहीं होंगी। इस बीच ये भी कहा गया होर्मुज में टैक्स वसूली पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की वार्निंग। ये डॉलर में ट्रंप को छपवाने में भी लगे हुए हैं और साथ में इधर होर्मुज के संदर्भ में भी बयान दे रहे हैं। टैक्स वसूली में शामिल देशों पर लगेगा कड़ा प्रतिबंध। ईरान की मदद करने वाले ओमान को चेतावनी, ईरान के आतंक के दिन अब खत्म, स्कॉट बेसेंट ने कहा। और ईरानी सांसद ने यूएस ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट को कहा, होर्मुज पर ब्लफ बंद कर दो। सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा, होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल दुनिया मान रही है, ट्रंप हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी एमपी ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स की सेना आती है और मार खाकर पिट कर जाती है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई का यह कहना है। और अमेरिका ईरान डील पर ट्रंप और खमेनी का अड़ंगा, 60 दिनों के सीज फायर समझौते पर दस्तखत से इनकार। मुस्तफा खामेनेई ने खारिज किया सीक्रेट समझौते का मसौदा। ईरान के इनकार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटे। परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त पर फंसा हुआ है ये पेच। इतने सारे पेच फंसे हुए हैं, इतने सारे भंवर, लेकिन कहा जा रहा है कश्ती किनारे लगेगी।